हेलो। आवाज आ रही है ना? अरे सर। हाँ, स्टार्ट करते हैं। 82 नंबर की धारा में लिखा है, लोक हित में तत्काल अपेक्षित कार्यों के लिए नगर पालिका निधि में से अस्थायी संदाय। मतलब, जब लोक हित में अपेक्षित होगा कि ये कार्य जरूरी है तो वो नगर पालिका निधि से में से पैसा निकाला जा सकता है ना। जब राज्य सरकार को ऐसा लगे कि ये काम है ना लोक हित में जरूरी है, तत्काल, जैसे मान लो कोई कुछ भी काम हो सकता है ना, कोरोना जैसी टाइप का समझ लो, या कोई और ऐसी कोई घटना जो अचानक हो, तो उसके लिए राज्य सरकार नगर पालिका को बोलेगी कि भाई आप ये पैसा निकालो, और ये पैसा उस चीज के लिए खर्च किया जाएगा जैसा राज्य सरकार बोलती है। वो किस चीज के लिए बोला है वो यहाँ पर मेंशन, जैसे राज्य सरकार द्वारा लिखित अपेक्षा पर नगर पालिका किसी भी समय सीएमओ से ऐसे किसी कार्य के निष्पादन को, कि जिसे राज्य सरकार ने लोकहित में तत्काल अपेक्षित कार्य के रूप में प्रमाणित किया हो, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कार्य के लिए नगर पालिका निधि में से संदाय की, जहां तक ऐसा संदाय नगर पालिका का जो नियमित कार्य है ना उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा राज्य सरकार अपेक्षा करेगी, और वो पैसा नगर पालिका निधि से निकाला जाएगा। ये बात राज्य सरकार किसको बोलेगी? सीएमओ को बोलेगी। सीएमओ फिर वो पैसा निकाल करके देगा, भाई ये राज्य सरकार ने बोला है और ये लोकहित में जरूरी है, ऐसा। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन भी रखी है, भाई ये जो रेगुलर काम है नगर पालिका का, वो नहीं रुकना चाहिए, भाई इतना पैसा ही नहीं है तो फिर वो नहीं बैठेगा। इस प्रकार निष्पादित समस्त कार्यों की लागत और ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए अनुपातिक स्थापना प्रभार राज्य सरकार द्वारा संदत्त किए जाएंगे और नगर पालिका निधि में जमा किए जाएंगे। मान लो ऐसा कुछ भी काम किया, उसकी वजह से मान लो कुछ पैसा आ रहा है, तो उस पर जो प्रभार लगाएगा, वो प्रभार लगाने का जो काम है वो राज्य सरकार करेगी, और उससे जो पैसा कलेक्ट होगा वो पैसा कहाँ जाएगा? नगर पालिका निधि में जमा होगा। ठीक। 83 नंबर की धारा में क्या लिखा है? नगर पालिकाओं की सीमाओं के बाहर वे उपगत करने की शक्ति। मतलब नगर पालिकाओं को ये भी पावर दे रखी है कि नगर पालिका के अगर बाहर कोई ऐसा बाहर कोई ऐसी जगह है जहां पर भी नगर पालिका क्या कर सकती है, अपनी सीमा से बाहर भी जाकर के वे कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी अगर बाहर का मैटर है तो। जैसे ऐसा मान लो कि इस नगर पालिका में मान लो कोई जमीन ऐसी नहीं है जहां पर शमशान घाट वगैरह बनाया जा सके, तो फिर वो क्या करेगी? अन्य कोई ऐसी जगह देखेगी, या दूसरी नगर पालिका में देखेगी, भाई हमारी ऐसी कोई जगह नहीं है, आप हमारी को इतनी जगह दी जाए। तो फिर ये नगर पालिका इसको जगह दे देगी, भाई ये इसकी सीमा से बाहर है एक तरह से। तो वहां पर जो सिस्टम खड़ा किया जाएगा, या वहां पर कोई आधारभूत ढांचा खड़ा किया जाएगा, तो उसके लिए पैसा निकालने के लिए नगर पालिका से जो निधि से पैसा निकाला जाएगा वो लीगल माना जाएगा, लेकिन उसमें राज्य सरकार से पहले अनुमोदन लेना पड़ेगा। लिखा हुआ क्या है इसमें? नगर पालिकाओं की सीमाओं के बाहर वे उपगत करने की शक्ति। इस अध्याय में अन्यत्र अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के बाहर नगर पालिका के मुख्य कार्य जो धारा 45 में थे उनसे संबंधित भौतिक अस्तियों का सर्जन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, और उनके रखरखाव के लिए ऐसे नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के बाहर वे उपगत किया जाना लीगल माना जाएगा, प्राधिकृत कर सकेगी। ठीक। 84 में क्या लिखा हुआ है? विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगर पालिका निधि का अन्य उपयोग करना। कि नगर पालिका निधि का और जगह भी उपयोग हो सकता है। कैसे? देखो, इस अध्याय में अन्यत्र अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार आदेश द्वारा नगर पालिका से नगर पालिका निधि के किसी विशिष्ट भाग को, अब ये बोल रहा, ये सारी जो यहाँ बात लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि नगर पालिका का से कोई सा भी लेखा शीर्ष हो सकता है, वहां से पैसा निकालने के लिए राज्य सरकार जैसा आदेश में दे, वो वहां से पैसा निकालेगी, और वो जो काम राज्य सरकार ने बोला है वो नगर पालिका को करने का उसकी क्या होगी? ड्यूटी होगी एक तरह से। इस अध्याय में अन्यतर अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार आदेश द्वारा नगर पालिका से नगर पालिका निधि के किसी विशिष्ट भाग को, या किसी विशिष्ट अनुदान या उसके भाग को, या किसी लेखा शीर्ष के अधीन प्राप्ति की किसी मद, उसके किसी प्रतिशत को, या इस अधिनियम से अधीन नगर पालिका को असाइन जितने भी कर हैं, शुल्क या जुर्माना से भिन्न, ये लाइन याद रखना, इनसे भिन्न होना चाहिए। इनके अलावा जो भी है पैसा नगर पालिका द्वारा प्राप्त करके किसी अंश या उसके किसी भाग को नगर पालिका कार्यों से संबंधित किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अन्य रूप से उपयोग में लेने के लिए चिन्हित करने की अपेक्षा कर सकेगी, और तदनुसार कार्य करना नगर पालिका की ड्यूटी होगी। ये इसमें लिखा हुआ है। और राज्य सरकार जो उपधारा 1 है ऊपर वाली के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न वर्गों की नगर पालिकाओं के लिए नियम बना सकती है, जैसे नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों के लिए अलग अलग सिस्टम कर सकती है। ठीक। विशिष्ट प्रयोजन के लिए, कोई विशिष्ट काम के लिए। ठीक है। 85 में क्या लिखा हुआ है? लेखाओं का प्रचलन, जितना भी ऑपरेशन होंगे, अकाउंट होंगे, वो किस टाइप से मेंटेन होंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए नगर पालिका नीति में से संदाय ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विहित हो, उस टाइप से ही उनका
ऑपरेशन होगा एक तरह से अकाउंट का। अधिशेष धन का विनिदान कहने का मतलब है जो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, जैसे मान लो नगर पालिका की निधि में कोई पैसा आया, अब वो मान लो कहीं खर्च नहीं हो रहा है, वो एक तरह से पड़ा है पैसा, तो उसका नगर पालिका निधि से पैसा निकाल करके उसका डिस मतलब इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकती है, उसके लिए नगर पालिका को कौन कौन सी पावर है वो इसमें लिखा हुआ है। नगर पालिका निधि के लेखा शीर्षों में किसी में जमा अधिशेष धन, जैसे मान लो 100 रुपए था, 50 रुपए खर्च कर दिया, 50 रुपए वहां पड़ा है, अब वो कोई काम में नहीं आ रहा, तो उसको काम में ले सकती है नगर पालिका, काम में ले सकती है। वो कैसे कैसे काम में लेगी, कहाँ कहाँ काम में लेगी, वो इसमें लिखा हुआ है। नगर पालिका निधि के लेखा शीर्षों में किसी में जमा अधिशेष धन जिसकी नगर पालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या तो तुरंत ही या शीघ्र ही उपयोग में ले जाने की आवश्यकता नहीं हो। भाई अभी जरूरत नहीं है, भाई 1 साल तक इसकी कोई जरूरत नहीं, 1 साल बाद में इसका यूज लेना है, तो वो 1 साल को उस जो अधिशेष धन पड़ा है उसको किस तरीके से वो यूज लेगी, जैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, या कोई अकाउंट खोल करके, या जैसे मान लो भाई किसी को वो दे दिया है ना, ये सेविंग वाला कर दिया है ना, बचत स्कीम में डाल दिया पैसा, या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली, इस टाइप का कोई भी वो काम कर सकती है, लेकिन वो धन अधिशेष होना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। ठीक। हेडिंग क्या थी, अधिशेष धन का इन्वेस्टमेंट एक तरह से। नगर पालिका निधि के लेखा शीर्षों में से किसी में जमा अधिशेष धन जिसकी नगर पालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या तो तुरंत ही या शीघ्र ही उपयोग में किए जाने की आवश्यकता नहीं हो, नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नगर पालिका निधि के किसी अन्य लेखा शीर्ष में या तो पूर्णतः या भागतः अंतरित किए जा सकेंगे। पहली चीज में तो ये लिखा हुआ है कि जैसे मान लो इसमें 100 रुपए था, एक वाली में 50 है, अब यहाँ वाला 50 खर्च कर लिया और 50 रह गया, तो ये पैसा मान लो इनको जरूरत है, दूसरे अकाउंट में जरूरत है, दूसरे लेखा शीर्ष में जरूरत है, तो ये पैसा इधर ट्रांसफर कर सकती है, पूरा का पूरा भी कर सकती है और कुछ अमाउंट में भी कर सकती है, भागतः या पूर्णतः। ठीक। आगे ऐसा लिखा हुआ है, परंतु नगर पालिका नीति के वाणिज्यिक परियोजना लेखा, जो भी वाणिज्यिक परियोजना लेखा है, वाणिज्यिक परियोजना क्या है वो पीछे वाले में आ गया कि भाई उन उन चीजों में वाणिज्यिक लेखा माना जाएगा। वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा ऐसा अधिशेष धन अगर इस लेखा शीर्ष में अगर पैसा पड़ा है तो उसको सामान्य लेखा में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाने वाला है। ठीक। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, ऐसा अधिशेष धन को जिसको उपधारा ए के अधीन अंतरित नहीं किया गया। अब मान लो पहला वाली जो मैंने बात बोली कि दूसरे लेखा शीर्ष में पैसे को ट्रांसफर कर दिया, इस कंडीशन को छोड़ते हुए मान लो ये काम नहीं किया, तो फिर वो पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, वो आगे लिखा हुआ है। उपधारा ए के अधीन अंतरित नहीं किया गया है तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या स्मॉल सेविंग जो स्कीम होती है उनमें विनियोजित किया जा सकेगा, और ऐसे शेड्यूल्ड बैंक में जो नगर पालिका द्वारा अवधारित किए जाए ब्याज पर जमा कराया जा सकेगा। ठीक। तीसरी कंडीशन ये दी है, यथापूर्वक विनिदान से अगर जो इन्वेस्टमेंट किया मान लो वहां पर नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है नगर पालिका को, अगर फायदा हुआ तो वो पैसा और आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, अगर पैसा नुकसान हो गया, हानि होगी तो डेबिट हो जाएगा। यथापूर्वक विनिदान इन्वेस्टमेंट से उद्गृत लाभ या हानि यदि कोई हो उस खाते में जिससे ऐसा लाभ या हानि संबंधित है, जमा या यथास्थिति विकलित किया जाएगा, विकलित मतलब डेबिट किया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। ठीक। कि जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट करना है, वो दो तरीके से कर सकती है। पहला तरीका है कि आपस में कोई लेखा शीर्षों में ट्रांसफर कर दे पैसे को, अधिशेष को, एक कंडीशन को छोड़ते हुए, जो कंडीशन आपको याद रखनी है। सेकंड बात ये लिखी हुई है कि अगर पैसा आपने इधर उधर नहीं किया, अंतरित नहीं किया, तो आप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या स्मॉल सेविंग स्कीम है या शेड्यूल्ड बैंक, जो भी शेड्यूल्ड बैंक है उनमें पैसे को जमा करा दिया, वहां से जो आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है वो वहां से सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया इन सभी कंडीशन में, तब आपको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। अगर लाभ होगा, हानि होगा, तो वो नगर पालिका अपने से करेगी, जो भी हानि हुआ है तो अपने से देगी, और फायदा हुआ है तो आ जाएगा पैसा। फिर है नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार करना। अब देखो इस बात को समझने के लिए एक बात समझनी है कि बजट कैसे बनता है नगर पालिका का, बजट कौन बनाएगा, बजट कौन पारित करेगा, बजट नगर पालिका नहीं बनाएगी तो फिर कौन बनाएगा। ठीक। मान लो उन्होंने नहीं बनाया तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है 87 और 88 की धारा में। तो इसको समझने के लिए आप मैंने एक बार ये देख लो। सबसे पहले क्या होगा, 15 जनवरी तक पहले पहले एक पूरा खाका तैयार करेगा, कौन कौन तैयार करेगा, सीएमओ एक खाका तैयार करेगा बजट बनाने के लिए, बजट का एस्टिमेट तैयार करेगा, कितना खर्चा हुआ, कितना व्यय होगा, सारा सिस्टम पूरा तैयार करके
ये 15 जनवरी तक की डेट लिखी हुई है इसमें। उसके बाद में 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक का जो टाइम है ना, उसमें नगर पालिका को जो साधारण बैठक होती है वहां, उस बैठक में उसको क्या करना पड़ेगा, पारित करवाना पड़ेगा उस बजट को सदस्यों के बीच में ना बैठा करके पूरी चर्चा करके। उसके बाद में 15 फरवरी की डेट दे रखी है। अगर इस दिन तक वो काम नहीं करवाया, और इस बात का 16 फरवरी आ गई, तो 16 फरवरी आते ही ये रिपोर्ट सीएमओ है, ये जो 15 जनवरी से पहले पहले जो भी चीज तैयार करी, ये तुरंत उच्चस्थ अधिकारी जो निदेशक होता है, राज्य सरकार होती है, उसको रिपोर्ट करेगा, भाई इस फलानी नगर पालिका ने 15 फरवरी पहले पहले इस बजट को नहीं बना, मतलब पारित नहीं करवाया है। इसका मतलब बजट सैंक्शन नहीं हुआ है, बजट पारित नहीं हुआ है। तो अब ये काम 28 फरवरी पहले पहले राज्य सरकार करेगी। और जो राज्य सरकार करेगी ना, वो अंतिम माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा ना, उसको कोई चैलेंज कर सकता। उसके अलावा अगर राज्य सरकार को लगा भाई कुछ उसमें और चेंज कर सकता हूँ, तो वो चेंज कर सकता है। और अगर उसको लगा कि जो एजीटी जो इसने बनाया है वो का वही फाइनल हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 87 और 88 में। ठीक, अब इसको देखो, पहले में क्या लिखा हुआ है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ प्रत्येक वर्ष में 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, मतलब आगामी वित्तीय वर्ष मतलब जो 1 मार्च से स्टार्ट होगा, वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन एस्टिमेट और साथ ही नगर पालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। और ऐसा बजट प्राक्कलन नगर पालिका की वास्तविक आय और व्यय का एस्टिमेट होगा। आगे वाली लाइनें विलोपित कर दी, उनको काट दिया गया है, ठीक है ना। बाद में आगे लिखा हुआ है धारा 4। धारा 4 क्या, नगर पालिका बोर्ड को छूट, कुछ कुछ कंडीशन में क्या छूट दी हुई है, ये धारा 4 यहाँ बताई है। धारा 79 नगर पालिका नीति की उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब इन दोनों कंडीशन को मानते हुए, इन दोनों रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, उपबंधों के अधीन रहते हुए बजट प्राक्कलन विभिन्न लेखा शीर्षों के संबंध में नगर पालिका की प्राप्त की जाने वाली आय और उपगत किए जाने वाले व्यय को पृथक पृथक वर्णित करेगा कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सब कुछ उसमें दिखाया जाएगा। ठीक, परंतु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में निम्नलिखित के संबंध में कोई भी प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये 5 चीजें ये आपको याद रखनी है, जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 चीजें उसमें शामिल नहीं होगी कभी भी। अगर होगी तो उसमें राज्य सरकार से पहले अनुमोदन लेना पड़ेगा कि हम कोई चीज ऐसी कर रहे हैं, क्या कर लें क्या, तो वो बोलेगा कर लो, तब कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। अब 5 चीज कौन कौन सी है, पहला है नए पदों का सृजन, कभी भी नहीं करना है। रिक्त पदों को भरना, नए यान का क्रय, जैसे मान लो नगर पालिका को कोई जेसीबी लेनी है, तो पहले राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना पड़ेगा, बाद में ही वो बजट में उस बात को अंकित कर सकता है। तीसरी चीज है स्थावर संपत्ति का क्रय, अगर कोई भी नॉन मूवेबल चीज को कोई खरीदेगा, तब भी वो क्या करेगा, उसको राज्य सरकार से अनुमोदन लेना पड़ेगा पहले। चौथी चीज क्या लिखी है, किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना, तब भी पूछना पड़ेगा। किसी अन्य मामले के लिए जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जाए, मतलब चौथे के अलावा भी कुछ बातें बोल सकता है, जो राज्य सरकार बोलेगा, तो उसके लिए राज्य सरकार से पहले अनुमोदन लेना पड़ेगा, तभी आप बजट में कर सकते हो। ये 5 बातें आपको दिमाग में रखनी है। 3 नंबर का पॉइंट क्या लिखा है, बजट एस्टिमेट उन दरों को वर्णित करेगा जिन पर अगले वर्ष में नगर पालिका द्वारा विभिन्न कर, अधिभार, उपकर और फीस उद्गृहित की जाएगी। जो बजट में बोला गया है ना, जो दर बताइए, जैसे मान लो 5% बोला है, 5% ये लेंगे, कर लेंगे, 3% अधिभार लेंगे, जो भी है, वही अगले साल तक वो उनसे वसूला जाएगा जो नगर पालिका में लोग रहते हैं उनसे। जो बजट एस्टिमेट में जो वर्णित किया है, दरें वर्णित किए हैं, रेट वर्णित किए, वही ली जाएगी। चौथे में क्या लिखा हुआ है, बजट प्राक्कलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि को वर्णित करेगा, भाई कितना पैसा आप उधार लोगे। क्योंकि ये सारी चीजें जानकारी देना जरूरी होता है, क्योंकि नगर पालिका का जो बजट सिस्टम है वो पूरा ओके रहे, कोई घाटा वाटा नहीं लग जाए। 5वें में क्या लिखा हुआ है, अध्यक्ष ऐसी तारीख को जो प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के पश्चात की न हो, जिसे कार्यपालिका समिति द्वारा नियत किया जाए। ठीक, अब मतलब वो डेट डेट पहले डिसाइड, मतलब पहले की भी हो सकती है। वो डेट डिसाइड कौन करेगा, कार्यपालक समिति डिसाइड करेगी। नगर पालिका को बजट प्रारूप प्रस्तुत करेगा और उससे प्रत्येक वर्ष की 15 फरवरी से पहले नगर पालिका द्वारा पारित किया जाएगा। अगर वो 15 फरवरी से पहले पारित नहीं करवाया, तब इसकी इसका जो ये संशोधन वाला है, इसमें बता दिया जाएगा कि जहां कोई नगर पालिका उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार बजट प्राक्कलन पारित कराने में विफल रहती है, तो बजट प्राक्कलन तैयार कराना उस वर्ष की 28 फरवरी को उसके पूर्व उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए आज्ञापक होगा। और राज्य सरकार बजट प्राक्कलनों के उपांतरणों सहित जो भी वो चेंज करना चाहती है या उसके बिना एज इट इज,
जिन्हें नगर पालिका द्वारा पारित किया हुआ समझा जाएगा। राज्य सरकार ने पारित कर दिया, इसका मतलब ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि नगर पालिका ने ही पारित कर दिया। ये लिखा हुआ है इसमें। समझ में आ गई की बात? ये बात रिपीट समझ में करो आ गई सर, ना? रिपीट करो, एक रिपीट करो सर, एक बार रिपीट कर दो। एक मिनट रुको, पहले मैं इसको बता दूं 7 तक, फिर बता देता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ? बजट प्रारूप ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार और प्रस्तुत और अंगीकृत किया जाएगा और ऐसे मामलों के लिए उपबंध करेगा जो विहित किए जाए। सही बात है। जो राज्य सरकार बोलेगी, जो नियमों में लिखा हुआ उसके अनुसार ही सारा रूपरेखा तय होगी। भाई उधार की पैसा, राजस्व का, पूंजीगत का, सारा जो भी ढांचा बना हुआ है ना, वो ढांचा राज्य सरकार नियमों में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अगला में क्या लिखा हुआ है? धारा 76। धारा 76 में क्या लिखा हुआ है? 74 में कि स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र की उपधारा 1, यही बात लिखी हुई है उसमें। कहने का मतलब है कि जो भी चेंज हुआ है स्थावर नगर पालिका की जो संपत्ति है उसमें जो भी चेंज हुआ है, चेंजेज के साथ में वो तालिका उस बजट के साथ में एक एक कॉपी उसकी भी लगाएगा, इसकी भी। ये लिखा हुआ है इसमें। धारा 74 की उपधारा 1 के अधीन तैयार की गई वार्षिक तालिका और धारा 150 की उपधारा। ठीक, ये क्या है? वार्षिक विवरण। वार्षिक विवरण अपन 150 में पढ़ लेंगे, वो भी उसके साथ अटैच करेगा। अधीन तैयार किया गया विवरण बजट प्लाटिंग के साथ संलग्न किया जाएगा। मतलब इन दोनों की कॉपी भी लगेगी उसके नीचे। पहला बजट हो गया एक कॉपी, दूसरी कॉपी धारा 76 में जो लिखा हुआ है ये वाला, ये हो जाएगा, और तीसरी कॉपी हो जाएगी 150 में जो वार्षिक विवरण है। ठीक, वार्षिक विवरण में क्या लिखा है? यही सारी चीजें। भाई कितना पैसा आपने मतलब इसमें लगाया, कितना आपकी बचत हो रही है ना, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया, सारी चीजें वो वार्षिक विवरण मतलब A to Z चीजें उस बजट प्लान के साथ में अटैच होगी। ठीक, ये कहाँ लिखा हुआ है? 87 में। अब 87 को वापस बता दूं। यहाँ पर देखो दो चार डेट आएगी, तो मैंने आपको बता दी, यहाँ पर एक बार और देख लो। ये बोल रहा है। सर एक बार वो पॉइंट बताए थे जो आपने बताया, अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा दूसरे अकाउंट में। हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट रुको सिर्फ। अब देखो, पहले 15 जनवरी से पहले पहले ये 15 जनवरी का काम तो पहले गया सीएमओ का। अब सीएमओ ने सारा काम कर दिया, पूरा बजट एस्टिमेट सारा बना लिया। अब ये 15 फरवरी तक, 15 फरवरी तक का काम ये किसका काम है? अब ये काम अध्यक्ष का है, ये नगर पालिका का काम है। अगर ये काम नगर पालिका ने नहीं किया तो फिर ये काम राज्य सरकार करेगी। और 15 फरवरी से 15 जनवरी में 16 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक है ना, कोई भी एक डेट होगी जो कार्यपालक समिति तय करेगी, और वो 31 जनवरी पहले पहले तय करनी पड़ेगी। ठीक है ना? उसको तय करनी पड़ेगी, वो तय करने के बाद में वो बजट पारित करेगी। अगर पारित नहीं किया तो काम राज्य सरकार करेगी। ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें। क्या समझ में नहीं आया एक बार मुझे बताओ आप? उस हिसाब से उतना ही समझो ज्यादा क्या मतलब है। आ गया मनोज जी, इस बार तो आ गया मेरे हिसाब से। है आ मेरे गया हिसाब से समझ में, बाकी और। अच्छा मेरे हिसाब। समझ में आ गया जो ये बताया ना हमने, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 28 एक मिनट फरवरी। वापस इस वापस रिकॉल कर देता हूँ हम्म, सारी चीजें एक बार देखो इसमें। एक तो भाई ने पूछा कि कौन सा पैसा किधर नहीं जाएगा, देखो ये बताया मैंने। हाँ बताया था, ये रहा कि वो जो वाणिज्यिक परियोजना लेखा का जो पैसा है, जैसे मान लो वाणिज्यिक लेखा के अंदर मान लो पैसा पड़ा है 100, काम में आ गया 50, 50 बाकी है जो काम नहीं आया। अब ये जो अधिशेष धन है ना, ये पैसा सामान्य लेखा में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। समझ में आ गई? परंतु नगरपालिका यस सर। निधि के वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा ऐसा अधिशेष धन नगरपालिका निधि के सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जाएगा बस। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, कोई सा भी पैसा इधर का उधर कर सकते हो। ये लिखा हुआ है 1 नंबर में। 2 नंबर में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लघु बचत स्कीम, इनमें पैसा लगाया जा सकता है, या कोई शेड्यूल्ड बैंक में ब्याज के लिए एक तरह से। तीसरे में ये लिखा हुआ है लाभ हानि होगी तो वो नगर पालिका खुद अपने, अगर हानि हुई तो देना पड़ेगा, लाभ हुआ है तो आ जाएगा पैसा नगर पालिका निधि में। 87 में क्या लिखा हुआ है? 3 डेट याद रखनी है, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 28 फरवरी। 15 जनवरी से पहले पहले सीएमओ पूरा क्या करेगा? तैयार करेगा सिस्टम, पूरा कॉपी वगैरह तैयार करके नगर पालिका अध्यक्ष को दे देगा, भाई इसको आप नगर पालिका में पारित करवाओ। कई बार क्या होता है, बहुत बहुत बार इससे प्रॉब्लम होती है, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ी होगी, ये 15 फरवरी से पहले नहीं हो पाता है कई बार काम। क्यों नहीं हो पाता? कई बार जैसे है ना, मतलब ये विधानसभा सत्र चल रहा होता है तो एमएलए वगैरह भी बिजी रहते हैं, एमएलए भी इस मीटिंग में भाग लेते हैं। या जैसे मान लो कई बार क्या होता है, सारे सदस्य नहीं आ पाते हैं,
या वो विरोध प्रदर्शन कर देते हैं कि भाई हम, क्योंकि यहाँ पे डेट वगैरह लिखी हुई है फिक्स, तो वो क्या करेंगे, जो विपक्षी पार्टी होगी वो क्या करेगी, इस डेट को निकालना चाहेगी। ठीक है ना। और जैसे मान लो यहाँ पर ये सरकार, मतलब जिस गवर्नमेंट, मान लो यहाँ पर विपक्ष, मान लो किसी, मान लो विपक्ष कांग्रेस का एक तरह से, वो सरकार कांग्रेस की, तो वो क्या करेंगे, ये विपक्षी ये चाहेंगे कि भाई डेट निकल जाए, ये 15 फरवरी निकल जाए। जैसे निकलेगी तो ये काम अपन अधिकारियों के माध्यम से करवा लेंगे या राज्य सरकार के माध्यम से करवा लेंगे। ठीक। इस टाइप का मतलब डिस्प्यूट होता रहता है बार बार। तो 15 जनवरी, 15 फरवरी तक उसको पारित करना, नहीं करवाया तो 28 फरवरी तक करेगा। और जो डेट घोषित होगी वो 31 जनवरी पहले डेट घोषित करनी पड़ेगी, कार्यपालक समिति द्वारा डेट घोषित करनी पड़ेगी, भाई हम इस तारीख को बजट ये पारित करवाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है। यस सर। उसके अलावा अब देखो यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, जहां कोई नगर पालिका उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार बजट प्राक्कलन पारित कराने में विफल रहती है तो बजट एस्टीमेट तैयार कराना उस वर्ष की 28 फरवरी को उसके पूर्व उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना सीएमओ के लिए आज्ञापक होगा। और राज्य सरकार बजट प्राक्कलन को उपांतरणों से, या तो वो चेंज भी कर सकती है, उसमें कुछ चेंज करना चाहिए अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, या उसके बिना एज इट इज उसको अनुमोदित करेगी और नगर पालिका द्वारा पारित किया हुआ समझा जाएगा। जैसे कि राज्य सरकार जैसे ही पारित कर लेगी ऑटोमेटिक ये मान लिया जाएगा कि नगर पालिका ने ही पारित किया है। 3 नंबर में ये लिखा हुआ है, नगर पालिका निधियों में से किसी व्यय के संबंध में कोई कार्य आदेश या मंजूरी या अनुमोदित बजट में समुचित उपबंध के बिना, ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है के सिवाय न तो अनुमोदित की जाएगी और नहीं जारी की जाएगी। जब तक आप वो सारी चीजें मतलब उसमें नहीं है, बजट में नहीं है, उसके अलावा आप पैसा नहीं निकाल सकते या कोई मंजूरी नहीं दे सकते ऐसे कार्य आदेश की। किसी भी उल्लंघन के मामले में अध्यक्ष, सीएमओ या ऐसा कार्य आदेश या मंजूरी जारी करने वाला कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी ऐसे वे के लिए या तो संयुक्त कि दोनों ने मिलकर किया तो वो दोनों मिलकर देंगे पैसा, या प्रत्यक्ष उत्तरदायी होंगे और वह उनसे वसूलनीय होगा। फिर उनसे वसूलनीय होगा, भाई आपने काम किया, आपने आदेश जारी किया था, या आपकी जिम्मेदारी थी, आपने इस चीज का उल्लंघन किया तो आप इसके जिम्मेदार हो। ये होगी 88। अब 89 क्या है, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। बजट जो अनुदान है उनको भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें वित्त समिति की सिफारिश के बिना नहीं कर सकते। नगर पालिका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर, फिर डायरेक्ट यहां से पढ़ो, परंतु समय समय पर, परंतु वित्त समिति की सिफारिश के बिना खंड क या खंड ख या खंड ग या खंड घ के अधीन कुछ भी नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें वित्त समिति की जो सिफारिशें हैं वो लेनी अनिवार्य होगी। और ये 4 कंडीशन क्या क्या है, किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम बढ़ाना, घ में लिखा है घटाना, किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम घटा सकेगी। ख में क्या लिखा है, उस वर्ष के दौरान किसी विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकता को पूर्ण करने के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी। सही बात है। किसी एक शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम या उसके भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम में ट्रांसफर कर सकेगी। वही चारों बातें, बढ़ाना, घटाना, इधर का उधर करना, और विशेष कोई काम हो गया उसके लिए पैसा। बाद में 89 कै और जोड़ी गई। 89 कै क्या थी, कि एक नगरीय गरीबों को, मतलब नगरीय गरीबों के लिए एक ऐसा एक फंड अलग से बनाया जाए जिसका नाम क्या हो, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन। ये तो इसकी हेडिंग है। बाकी उस निधि का नाम क्या होगा, आधारभूत सेवा निधि के नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक। अब इसको क्या है पढ़ लेते हैं। प्रत्येक नगर पालिका के भीतर गंदी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों, गंदी बस्ती भी शामिल है, और भी गरीबों के लिए और भी टाइप के गरीब हो सकते हैं, बस्ती के अलावा भी गरीब तो होते ही बीपीएल वाले जिनके पास मकान होता है कई बार, लेकिन बीपीएल है या और कोई कंडीशन हो सकती है। गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, प्रयोजन के लिए नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगी, जिसे इस धारा में आगे निधि के रूप में निर्देशित किया गया। अब ये कहना चाह रहा है कि जहां जहां पर आगे निधि है, जहां जहां पर आगे निधि है, मतलब आगे निधि वर्ड यूज किया जाएगा, बार बार ये वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे निधि वर्ड यूज करें इसका मतलब समझ जाना इसकी ही बात कर रहा है वो। ठीक। पहली बात समझ में आ गई। 89 के में क्या है, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन लिखा हुआ है। दूसरी बात, हाँ रुकना रुकना बाहर रख दो। दूसरी क्या बात है, दूसरी ये लिखी हुई है कि आधारभूत जो सेवा है उसके लिए क्या होगा, पैसा खर्च किया जाएगा। और आधारभूत सेवा का जिक्र यहाँ पर कर रखा है कि आधारभूत सेवा क्या होगी, इसमें आगे बता रखा है। ये रहा कि आधारभूत सेवा क्या होगी।
जैसे जल निकास, मलवयन, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। बाहर रख दो, मैं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ ठीक। सड़कों का जोड़ना, मार्गों में प्रकाश, सार्वजनिक उद्यान और खेल के मैदान, सामुदायिक और जीविका केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा केंद्र, निर्धनों के लिए सामर्थ्य के अनुरूप आवासन और नगरपालिका द्वारा यथा अवधारित अन्य सेवाओं पर प्रत्यक्ष उपगत पूंजी और राजस्व व्यय खाते में वे सम्मिलित होगा। ये सब कुछ आधारभूत सेवा में माना जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर लिखा हुआ था। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखो, ऐसा प्रतिशत जो किसी नगर पालिका के वार्षिक बजट अनुदान के 25% से कम न हो, मतलब मिनिमम 25% होना जरूरी है इनके लिए। जो पैसा रिजर्व रखा जाएगा, उस फंड में पैसा रखा जाएगा, उस फंड का नाम ये होगा। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, नगर पालिका के भीतर गंदी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा, जो नीचे लिखी हुई थी, उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए चिन्हित होगा और अन्य रूप से उसी के लिए उपयोग में लिया जाएगा। मतलब आप वो पैसे को दूसरी जगह यूज नहीं ले सकते। वो पैसा कहाँ यूज लोगे, वो उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है। और ऐसी कोई रकम जो चालू वर्ष में अप्रयुक्त रह गई हो, मतलब वो लैप्स नहीं होगी। जैसे कहने का मतलब ये है, इस साल बजट का पैसा 100 था, वहां से 25% पैसा इधर रखा, मान लो खर्च किया गया ओनली 15%, 10% पैसा बच गया। वो 10% पैसा अगले साल का जो बजट होगा 100 रुपए का, उसमें ऐड कर दिया जाएगा 110। ठीक, लेप्स नहीं होगा कहने का मतलब ये। बात आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेप्स होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये 25% वाला पूछ लेगा। ठीक, और निधि में जमा की जाएगी ऐसा कोई रकम जो चालू वर्ष के अप्रयुक्त रह जाती है, मतलब पैसा खर्च नहीं हो पाता है, तो व्यपगत नहीं होगी, लैप्स नहीं होगी और निधि में जमा की जाएगी और आगामी वर्ष में उस वर्ष के बजट अनुदानों के अतिरिक्त उपयोग में लिए जाने के लिए उपलब्ध होगी। क्लियर। 3 नंबर में क्या लिखा है, निधि में निम्नलिखित बजट नगर पालिका बजट संसाधनों में से आवंटन किया जाएगा। अब कह रहा है कि वो पैसा कहाँ से आवंटित होगा। निधि का मतलब है ये वाली निधि की बात कर रहा है, नगर पालिका निधि की नहीं कर रहा है। तो यहाँ बात बोल दी थी इन्होंने। निधि में निम्नलिखित नगर पालिका बजट संसाधनों में से आवंटन किया जाएगा। ये जो चीजें लिखी हुई है कि यहाँ से वो पैसा आएगा। अब क्या क्या चीजें लिखी हुई है ये आप पढ़ोगे। 9 नंबर का जो चैप्टर है, सॉरी 9 नंबर का क्या है ये, 7 नंबर का चैप्टर जो है ना, नगर पालिका का जो राजस्व है, कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा किन किन माध्यमों से आएगा, वो चीजें यहाँ लिख रखी है। जैसे नगर पालिका के स्वयं के राजस्व संसाधन, जो रेगुलर आय होती है, जैसे कि कर, फीस, उपभोक्ता प्रभार या किराया आदि। असाइंड जो राजस्व है, केंद्रीय राज्य वित्त आयोग के और अन्य अंतर सरकारी अंतरण, जो मैंने आपको बताया था, 15 फाइनेंस कमीशन और 6 फाइनेंस कमीशन हो गया। गरीबों के लिए सेवाओं के लिए इंडिविजुअल कोई बंदा, कोई संगठन या कोई अन्य दानदाताओं से नगद या वस्तुओं से कोई दान प्राप्त होता है। बाह्य रूप से कोई सहायता परियोजना है, जैसे कोई वर्ल्ड बैंक की है, इस टाइप की चीज। नगर पालिका एसेट्स का कोई विक्रय कर दिया, या अन्य संसाधन जो नगर पालिका द्वारा अवधारित किए जाए, वहां से ये पैसा आएगा। निधि मतलब जो भी आधारभूत निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए प्रत्येक बैंक खाते में रखी जाएगी, जिसे नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। निधि लेखाओं के प्रचालन के लिए राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा निर्देशिका के अनुसार विस्तृत लेखा शीर्षों सहित लेखों की पृथक पृथक सामान्य पुस्तकें संधारित की जाएगी। कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया, कितना खर्च किया, कितना बचा, सब कुछ चीजें उसमें, वो अकाउंट सारा मेंटेन होगा और उसमें ये वाली जो डायरेक्शन के लिए जो पुस्तिका होगी वो यूज की जाएगी। नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निधियों के आवंटन और उसके उपयोग का ब्यौरा रखा जाएगा। और पूर्व वर्ष की जितना भी पहला पिछले साल में क्या खर्च किया, क्या आय हुई, क्या व्यय हुआ, तत्संबंधी आंकड़ों के साथ वार्षिक नगरपालिका बजट के साथ संलग्न किया जाएगा। मतलब ये भी एक प्रति उसकी रहेगी। ठीक, एक तो वो मैंने बताई थी आपको 74 वाली रहेगी, 150 वाली रहेगी, एक बजट वाली रहेगी और एक ये भी रहेगी। मतलब सारी चीजें उसमें अटैच रहती है। इस धारा में यथा उपनिषद के सिवाय नगरपालिका निधि के परिचालन और उसके लेखा और लेखा परीक्षा ऑडिट और जो अकाउंट होता है से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों से इस धारा के अधीन गठित निधि पर सारे लागू होंगे। अगर जितनी भी निधि पर जो नगरपालिका निधि में सिस्टम काम करेगा ना, सेम सिस्टम इस पर काम करेगा, सेम सिस्टम अकाउंट इसमें होगा, सेम सिस्टम ऑडिट होगी। और अगर उनमें कोई चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा इसमें भी चेंज होगा। वो स्पष्टीकरण क्या दिया है इस धारा के प्रयोजन के लिए, आधारभूत सेवा क्या माननी है, जो मैंने आपको पहले समझा दी। ठीक, और इसमें एक बात और लिखी हुई है, नगर पालिका द्वारा प्राप्त कोई भी अनुदान या विधायक, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, जो अन्य रूप से गंदी बस्तियों के क्षेत्रों के विकास के लिए उपयुक्त चिन्हित निधियों का भाग नहीं होगा। मतलब जो मिलेगा ना पैसा, वो उसको पैरा मतलब पूरा का पूरा पैसा उसी में ही आएगा। जो वो नगर पालिका निधि है ना, वो अनुदान
कोई अनुदान के रूप में पैसा प्राप्त हुआ है गंदी बस्ती के लिए, तो वो पैसा उसी में आ जाएगा, उसके लिए कोई अलग से फिर फंड वगैरह नहीं करेंगे। ठीक। सेकंड, अगर मैं क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, आधारभूत सेवा का मतलब क्या है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, किंतु इसमें ऐसे वेतन और मजदूरी जो गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं देने के लिए डायरेक्ट और विनिर्देशित उपकर नहीं हुई हो, सहित स्थापना वे सम्मिलित नहीं होगा। मतलब जो पैसा आया है आधारभूत सेवा में, जो पैसा आया है या जो नगर पालिका निधि में गरीबों के लिए जो पैसा आया है जिसमें आधारभूत सेवा के लिए पैसा है, उसका पैसा वेतन और मजदूरी के लिए खर्च नहीं किया जाएगा जब तक कि अवधारित नहीं करे कोई चीज को, है ना। ऐसा इन्होंने बोल रखा है। एक तरह छूट गई थी के बीच में। हाँ, एक धारा छूट गई बीच में, है ना। 88 बोला भी नहीं आपने। समझ में आ गया यहाँ तक। हम्म। यस सर। इसमें बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल 88 में सही से क्या लिखा समझ हुआ आ है, रहा नगर पालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और प्रत्येक वर्ष फरवरी के 15वें दिवस तक, ये बता दिया था कि नहीं बताया था? है। नहीं बताया था। नहीं बताया था। नगर पालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी जो सीएमओ ने दिया है, और प्रत्येक वर्ष फरवरी के 15वें दिवस तक ऐसे परिवर्तनों के साथ, अगर उसकी इच्छा है चेंज करना चाहती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी। और उसके प्रति उसकी एक उसकी प्रति है, मतलब एक कॉपी है, वो निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। और यदि बजट प्राक्कलन पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार की यह राय हो कि नगर पालिका के हित में बजट प्राक्कलन में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, तो वह परिवर्तन करने के लिए नगर पालिका को निर्देशित कर सकेगी, और ऐसे डायरेक्ट नगर पालिका पर बाध्यकारी होंगे। ठीक। ये बात इसमें बोली गई है। इस तरह से आपका ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि धारा 76 से लेकर के 89 के तक। ठीक। धन्यवाद। बढ़िया पढ़ाया आपने।